नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया लाइव। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के महासचिव ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। वो किसानों के नेता हैं और देश हित में काम करते रहते हैं हमेशा। उनसे जानेंगे सर, हाल ही में भी चुनावी माहौल चल रहा है। महाराष्ट्र में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है, उपचुनाव में जीत हासिल की है। क्या दिल्ली में भी भाजपा सरकार बना पाएगी? जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण रहित दिल्ली हो रही है, दिल्ली में सांस लेना दुर्लभ हो रखा है, तो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है अभी? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से अपना जनता का मत मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और जो वहाँ का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपने संगठन की तरफ से, महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होने के लिए। और दूसरा, जैसे पूर्वानुमान था, पिछली बार मैं आपको बताया था कि 80% 85% सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी फिर विराजमान होगी। और पहले जिस तरीके से थोड़ा सा बीजेपी की कमी की वजह से, कुछ टिकटों के बंटवारे की वजह से, कुछ राजपूतों की नाराजगी की वजह से बीजेपी की सीटें कम हो गई थी, अदर पार्टियों को चली गई थी। ये एक संयोग था जिसकी जिम्मेदार खुद बीजेपी थी। लेकिन जैसे उपचुनाव में इन्होंने वापसी की है और इस बार सीटें उनकी बढ़ी हैं उपचुनाव में और भाजपा जीत रही है, आप साफ देख ही रहे हैं। तो क्या मैसेज जा रहा है? क्या आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुछ उथल पुथल होगा? देखिए, जैसे आप देख रहे हैं 9 जगह उपचुनाव थे जी, और जिस तरीके से हमको तो उम्मीद 8 जगह की थी, एक की नहीं थी, बस 7 जगह बीजेपी विजयी हो गई है जी। 7 जगह बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे वोटों से विजयी हुए हैं। तो देश का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिख रहा है, आप ये कहना चाहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी की वजह से ये क्षत्रिय शिरोमणि योगी आदित्यनाथ को कुछ बीजेपी के ऐसे नेता रहे जो कोई राजपूत होता है, वो अपने जमीर, खुददारी, वजूद से समझौता नहीं कर पाता। उसी तरीके से व्यक्तिगत रूप से भी योगी आदित्यनाथ, क्योंकि राजपूत हैं, और कई लोगों की, बीजेपी के भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की ककरी बने हुए हैं वो जी, लेकिन वो राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, बीजेपी के हित में सारी चीजें वो करते हैं। तो योगी जी के हाथ मजबूत हुए हैं। 7 सीटों पर बीजेपी मजबूत हुई है और योगी जी मजबूत हुए हैं इसमें। योगी जी का एक नारा है, बटोगे तो कटोगे और साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या कहेंगे, क्या इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है? मैं उनके वक्तव्य का, उनके इस नारे का हर तरीके से पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये इतिहास है। बटे हैं तो कटे हैं। आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, अखंड भारत को देखिएगा, कंधार तक था, और अभी जहां जहां हिंदू कम हो गया, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं आपको जी। ये भारत रजिया सुल्तान का है, इब्राहिम लोदी का है, राम रहीम का है, लेकिन ये हिंदुस्तान कभी भी बाबर जैसे लोगों का नहीं हो सकता, गजनवी जैसे लोगों का नहीं हो सकता। हिंदुस्तानियत की बात अलग है। तो कंधार से लेकर यहाँ तक हम थे, जहां जहां हिंदू कम हो गया, चाहे वो श्रीलंका हो, वर्मा हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां हिंदू कम हो गया वहां हम सिकुड़ के आ गए। कश्मीर में क्या बुरा हाल है। तो योगी जी जो आपका सनातन धर्म है सर, इसमें तो आप सबको साथ लेने की क्षमता रखते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर पूर्वक, सभी पर दयावान धर्म है हिंदू धर्म, इस तरीके से मान्यता है और सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, और जितनी भी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है दुनिया में, संयोग से वो मेरे पिता थे। मैं अपने पिता के विद्वान किसी को समझता नहीं, अभी तक भी कोई ऐसा चरित्र नहीं मिला जो पिता के समकक्ष हो। तो पिताजी ये कहते थे कि हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है, ये एक किसी धर्म से, मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए जी। हिंदुत्व की बात ही अलग है। और गीता में भी उस तरीके से कहा गया है। और गीता फिलॉसफी में, पिताजी ने फिलॉसफी में टॉप किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय को, वहां के अध्यक्ष भी रहे। तो गीता में भी यही है कि हिंदुत्व बहुत बड़ा दर्शन है और हिंदुत्व की परिभाषा बहुत बड़ी है। दीर्घकालीन राजनीति को धर्म कहते हैं और लघुकालीन धर्म को राजनीति कहते हैं, जो मेरे पिता कहते थे। बहुत गूढ़ विषय है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हिंदू बहुत सनातनी जो हिंदू रहे हैं, इतने 1000 साल हो गए, 50,000 साल हो गए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, हिंदुत्व नहीं मिटा, हिंदू सनातन धर्म नहीं मिटा, क्योंकि बड़ा उदारवादी धर्म है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस तरीके की बातों पर हिंदुत्व विश्वास करता है। आप कहीं भी देख लें, हिंदू बहुसंख्यक होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर कास्ट बहुसंख्यक हो जाएगी, अदर धर्म बहुसंख्यक हो जाएगा, हिंदुओं को दिक्कत हो जाएगी। अब आप ये समझिएगा, तो क्या लगता है सनातन बोर्ड भारत में जरूरी है? बहुत जरूरी है जी। और आप तो देखेंगे पिछले महीने राजा जिस भैया तरीके से पिछले आने वाले बीते वर्तमान भूतकाल में मुगलों का शासन रहा, काफी रहा, लेकिन फिर भी हिंदू ज्यादा संख्या में रहे, फिर क्यों डर है अभी? देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, पिछले 2 महीने पहले राजा भैया जी के साथ भी यही वार्तालाप हो रही थी जी। जो नेहरू ले आकर समझौता हुआ जी। उस बात को कोई कहता नहीं है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो सरदार पटेल को चिंता हुई जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनका क्या हाल होगा। पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं जी। और आप देख रहे हैं, इतिहास गवाह है। लेकिन जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू थे, 20% हिंदू 2% रह गए, उससे भी कम रह गए, तो उनकी चिंता निराधार नहीं थी। उनकी चिंता यही थी कि वहां के हिंदुओं का क्या होगा। नेहरू जी ने बात गोल मटोल करके टाल दी जो उनके खून में था कि नहीं, वहां को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां भी हिंदू सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो हमारा हिंदुस्तान है, इसकी पौराणिक स्थिति, इसकी परंपरा, सनातन धर्म जिस तरीके से, और आप पुरखे देखें, भगवान श्री राम हिंदुओं के भी पुरखे हैं, मुस्लिमों के भी पुरखे हैं। भाई ये जो धर्म है कितना पुराना है, हम तो 50,000 साल पुराने हैं, इसमें ही सारे धर्म निकले हैं। बौद्ध धर्म के सारे तीर्थंकर, जैनियों के 24 तीर्थंकर हिंदू क्षत्रिय थे, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे। मतलब संयोग से ऐसा है कि हम भी राजपूत हैं, तो हम गर्व कर सकते हैं उस चीज पर। सर, कुछ धर्म अपने जैसे कि सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, क्या आप मानते हैं कि ये सब हिंदू धर्म है, इसी में से निकले? बिल्कुल हिंदुत्व में से ही निकले हैं। और ये इसके एक तरीके से आप समझिए कि जो गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे, जो ये सिंह सरनेम जो लगा, सिंह जो लगा गुरु गोविंद सिंह से लगा, उससे पहले तो कोई सिंह थे नहीं जी। तो ये 5 जो लिए पंच प्यारे, जो उन्होंने मजबूत किया, कृपाण और कटार, सारी 5 जो चीजें, कड़ा वड़ा सब बताए, तो वो छत्रत्व की भावना है। लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने पंच प्यारे छांटे, तो वो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए। और सिखों का ये इतिहास रहा है, उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। मुगलों के उन्होंने बड़े आघात सहे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी हों, बड़ा लंबा इतिहास है। क्या आप नहीं जब मानते सर, जिस तरीके से सनातन बोर्ड का प्रयास किया जा रहा है और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, है ना, और नेक रहेंगे, ये जो मैसेज है जो समाज में जा रहा है अभी, क्या आपके जो हिंदू और आपके सिख और बौद्ध ये सब एक ही है? आपको नहीं लगता कि सब लोग जिनका अंतिम संस्कार अगर जलने पर होता है, चिता जलाई जाती है उनकी, तो वो सब हिंदू के संबंध रखते हैं? तो क्या आप नहीं मानते कि सबको एक हो जाना चाहिए? देखिए, सबको एक हो जाना चाहिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये नारा बिल्कुल बुलंदी वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी जो कहते हैं, योगी जी जो कहते हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। और ये इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से ये बातें बोली जा रही हैं, ये तो पटाक्षेप हो चुका है। तो आप मानते हैं कि आपको सिख धर्म को भी, सिख भाई भी आपके हिंदू भाई हैं, बौद्ध धर्म भी वो भी हिंदू भाई हैं, और जिस तरीके से और जैन धर्म वो भी सब हिंदू भी है, तो ये भी जरूरी है कि सबको एक होना रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सर्व धर्म संभाव की बातें हैं और सब एक ही हैं। अब ये देख लीजिए कि हिंदू तो इतना उदारवादी है, लोगों ने धर्म को परिवर्तित करने की बहुत कोशिश की। हिंदू जो मठाधीश हैं, हिंदू जो संत हैं, वो कोशिश नहीं करते। आप क्रिश्चियन को देख लीजिए, धर्म परिवर्तन करा लेते। और हमारे जो भाई हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उनको यहाँ हम सम्मान नहीं देते। उनको पुरजोर सम्मान देना चाहिए, जिससे वो धर्म परिवर्तन ना करें। दूसरे धर्म में पहुंचकर उनको सम्मान मिल जाता है। अधिकतर वो लोग क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं, अपना भी रहे हैं। जिस तरीके से अब मोदी योगी जी का प्रयास है सभी को साथ लेके चलना और हिंदुओं में बंटवारा ना हो जातिवाद के नाम पर, एक तरीके से एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो हमें भी सभी को एक रहने का मैसेज मतलब दिया जा रहा है, तो इसको फॉलो करना जरूरी है। आपका कहना? देखिए सबसे पहले तो मैं राजपूत हूँ जी, और हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी में लगभग 28 करोड़ राजपूत हैं। मैं किसी धर्म की, पंथ की, जाति की, बिरादरी की बात नहीं कर रहा, सबको संगठित होने की बात ही कर रहा हूँ। सबसे पहले हम राजपूतों को संगठित होना चाहिए जी। राजपूतों की कमी क्या रही है शीर्ष नेतृत्व में रहते हुए भी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद भी, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे राजा दिनेश सिंह हो, चाहे कर्ण सिंह हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, आप दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, वीर बहादुर सिंह हो, सिवाय एक चंद्रशेखर जी को छोड़कर जी, सिवाय एक चंद्रशेखर जी को छोड़कर
किसी भी राजपूत में अपनी जात के लिए, अपने राजपूताना के लिए कोई खास काम नहीं किया। और ये सिर्फ जन्म से राजपूत रहे होंगे। राजपूत जिस तरीके का होना चाहिए, चाहे आज के राजनाथ सिंह जी भी क्यों ना हो, उन्होंने राजपूत जिस तरीके का होता है उस तरीके का चरित्र परंपरा में राजा भैया क्यों नेता मानते हैं चंद्रशेखर जी को। मैं तो अपने पिता के अलावा राजा भैया चंद्रशेखर जी को ही मानता हूँ। चंद्रशेखर जी जीवित नहीं है, इसलिए राजा भैया को मानता हूँ। कोई राजपूत की एक छवि होती है, उस श्रेणी में योगी आदित्यनाथ जी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा राजपूत कहीं लगता नहीं है। तो राजपूतों ने राजपूतों का भला नहीं किया, ये संगठित नहीं रहे। इतने बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी इतिहास इनका भरा पड़ा है। तो राजपूत समाज के लिए आप मैसेज नहीं देंगे कि सबको अब एक होना चाहिए? अब वैसे भी योगी मोदी का तो नारा चल ही रहा है। राजपूत समाज में सभी को एक होना चाहिए। हर राजपूत कहता है मैं बड़ा, चौहान कहता है मैं बड़ा, जादौन कहता है मैं बड़ा, छौकर कहता है मैं बड़ा, कुशवाहा कहता है मैं बड़ा। और हर संगठन, हर नेता जो छोटा हो या बड़ा हो, अपने नाम पर एक रजिस्टर्ड फर्म करा लेता है। कितनी क्षत्रिय महासभाएं चल रही हैं, कितनी करणी सेना चल रही हैं, और वो भी नॉन पॉलिटिकल ना रहकर पॉलिटिकल हो गई हैं। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा अपने राजपूत भाइयों को, क्योंकि मैं खुद एक राजपूत हूं, कि सारे एक जगह इकट्ठे हों, एकत्रित हों और अपना वजूद बचाएं। क्योंकि आप समझिए कि 465 जितनी 500-600 रियासतें थी, सबसे ज्यादा कुर्बानी आपने दी। ये भारतवर्ष का निर्माण करने में आपकी रियासतें चलेगी, आपकी जमींदारी चलेगी। और आप तो यहाँ तो नोएडा बनाने में, यमुना में आगे एयरपोर्ट बन रहा है जेवर का, 5%, 7%, 10% की बात हो रही है। आपको कितना परसेंटेज मिला? आपने अपनी जमीनें दान दे दी, आपने भारतवर्ष का निर्माण कर दिया, आपको तो कुछ भी नहीं मिला। आपकी जनरेशन सड़कों पर आ गई। सब ज्यादा कुर्बानी करने वाले आपको कोई पूछता नहीं है। संगठन में आपकी जगह नहीं है सर, राजनीति में आपकी जगह नहीं है जी। दिल्ली एनसीआर में सर एक सामाजिक कार्य भी करते हैं, वो आप प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। जिस तरीके से आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप फार्म हाउस भी काट रहे हैं नोएडा में, उधर जेवर एयरपोर्ट के पास भी कोई सोसाइटी बन रही है आपके द्वारा, ग्रुप के द्वारा। उधर जट्टारी में भी एक सोसाइटी बन रही है, इधर आप दादरी में भी कोई सोसाइटी काट रहे हैं। दादरी में जी लालकुआ के पास धूम मानिकपुर है जी। धूम मानिकपुर में अभी हमने 78 बीघा जमीन ली है 15-20 दिन पहले। तो वहां जो शोषित, वंचित, छोटे तबके के लोग जिनको निचोड़ दिया जाता है, उनके लिहाज से प्रधानमंत्री की जो आवासीय योजना है उससे प्रभावित होकर हमने एक स्कीम लेके आए हैं कि कोई भी व्यक्ति हमको 1 लाख रुपए दे। 1 लाख रुपए लेके हम उसे 40 गज का प्लॉट भी है, 50 का भी, 60 का, 80 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1 लाख रुपए दीजिएगा हमको, मात्र 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लेने के बाद हम आपको कब्जा दे देंगे। आप बाउंड्री बनाए, गेट बनाए, घर बनाए, रहना शुरू करें जी। फॉर एग्जाम्पल 40 गज का जो प्लॉट है, 40 गज का प्लॉट आपको 6 लाख का मिलेगा जी। धूम मानिकपुर की बात कर रहा हूं। और 1 लाख रुपए आप दे देंगे, बाकी 5 लाख रुपए आप 10,000 किस्तों में देते रहिएगा। अच्छा, ये सुविधा है। ये स्कीम में एक ये धूम मानिकपुर बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सही लोकेशन में है, आसपास सारी चीजें हैं। रोड से बात करें तो सर लालकुआ से कितनी दूरी पर है, और जो हम अभी बैठे हैं नोएडा 62 में, यहाँ से कितनी दूरी? देखिए, यहाँ से हम मुश्किल से 25 से 30 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाते हैं लोकेशन पर जी। और जो लोग 10,000, 15,000, 20,000 रेंट दे रहा है, वो मिट्टी में जा रहा है, किसी काम का नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने 40 गज का जो एग्जांपल दिया आपको, 1 लाख रुपए मात्र दीजिएगा, फिर आप किस्तों में हमको आराम से दे दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब्जा आपका, मकान आपका, रहना शुरू करें और बढ़िया तरीके से बनाए, ऊपर बनाए, नीचे बनाए। ये धूम मानिकपुर के अलावा ककराला में सेक्टर 80 और बिसरक में यहाँ भी हमारा है। 50 गज से लेके आप 1000 गज तक का लीजिए और वही 15,000 का रेट है जी। बिसरक तो यहाँ से थोड़ा और नजदीक होगा शायद। ये और नजदीक है जी जी। और कोई डूब क्षेत्र नहीं है। डूब क्षेत्र जहां मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, ये भी डूब क्षेत्र है। सेक्टर 65 भी, सेक्टर 62 भी जी। पूरा यमुना बाजार, पूरा लाल किला, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर और आपका सकरपुर और ये आपका मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज, नोएडा, सारा डूब क्षेत्र, ये आधा पटना डूब क्षेत्र है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब ये जो 4 मूर्ति है नोएडा एक्सटेंशन में जी, उसके 100 मीटर दूर गॉड सिटी बनी हुई है, वो डूब क्षेत्र नहीं है। एनएक्स पर कई सोसाइटी बनी हुई है, वो डूब क्षेत्र नहीं है जी। लेकिन हम तो दूर हैं जी। आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो डूब क्षेत्र नहीं है, और वो किसान की और अच्छी अभी गवर्नमेंट की नजर में डूब क्षेत्र हो सकता है वो जी। लेकिन 2-3 साल पहले भी जो बहुत तेज बारिश हुई है, एक बूंद पानी नहीं आया, तो मैं मानता हूं कोई डूब क्षेत्र नहीं है। और जहां आप बैठे हुए हैं, ये किसी टाइम में डूब क्षेत्र था। आप सेंटीमीटर में जगह नहीं मिलती, तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई डूब क्षेत्र नहीं है। और वहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है, सारी चीजें हैं, उस तरीके निर्माण करके दे रहे हैं। इसमें ये भला होगा कि जो खोमचे वाले, रेडी वाले, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो पैसे जमीन लेकर वो जमीन लेकर रहेंगे, आपको दुआएं देंगे
और उनका जीवन निर्माण हो जाएगा। और किस्तों का इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है कि जिससे कोई पैसा देने में किसी को दिक्कत भी ना हो। जी, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठाकुर